गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का छठा अध्याय, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये जो है हमारा मानव का ये पाचन तंत्र होता है इतना बड़ा। ठीक है, अब इस मानव पाचन तंत्र में जो है मुख से लेकर गुदादार तक जितने भी अंग आते हैं वो सब पाचन तंत्र में आते हैं। ठीक है, जैसे मुख हो गया, उसके बाद ग्रसनी या ग्रसनी के यहाँ ग्रसनी होती है। ठीक है, ग्रसनी के बाद आती है ग्रसिका। उसके बाद आमाशय में भोजन जाता है। आमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, उसके बाद गुदानाल। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन का जो है पाचन अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में होता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम जो भोजन लेते हैं उसका सीधा सीधा उपयोग जो है हमारा शरीर नहीं कर पाता है। तो जो भोजन हम खाते हैं उसे हम जटिल पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो जटिल पदार्थों को सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, पाचन किसे कहते हैं? जो जटिल पदार्थ होते हैं उसे जो है सरल पदार्थों में अपघटित करना। अपघटित का मतलब क्या होता है? वही तोड़ना। तो इस प्रक्रिया हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और यह पाचन जिन अंगों के द्वारा होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि पाचन और पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र जो है जिसके द्वारा होता है उसे हम कहते हैं आहार नाल। ठीक है, आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल हमने बताया था मुख से लेकर गुदा द्वार तक जितनी भी अंग होते हैं वो सब किस में आते हैं? आहार नाल में आते हैं। और आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। बात समझ आ गई हो कितनी लंबी होती है? 8 से 10 मीटर तक, जिसमें सबसे अधिक लंबाई होती है छोटी आंत की। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक लंबाई किसकी होती है? छोटी आंत की, जिसकी लंबाई करीब 6 से 7 मीटर तक होती है। तो चलिए अब हम एक एक अंग लेकर जो है उसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की। और सबसे पहले हम मुख्य द्वारा क्या करते हैं आप जानते हो। ठीक है, सबसे पहले हम जो भोजन खाते हैं, भोजन का जो टुकड़ा लेते हैं, उस भोजन को हम दांतों द्वारा पीसते हैं। ठीक है, और भोजन को जो अच्छे से पीस कर खाना चाहिए, जिससे कि उसमें उपस्थित जितने भी पोषक तत्व हों वो शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाएं। क्योंकि मुंह में तो दांत हैं, लेकिन आपके और किसी अंग में दांत नहीं होते हैं, तो वो जितना आप मुख के द्वारा पी सकते हो, ठीक है, उतना आप किसी अंग के द्वारा नहीं पी सकते हो। ठीक है, और ना ही किसी में दांत होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो भोजन को जो है अच्छे से पीस कर ही खाना चाहिए, चबा चबा कर। और उसके बाद आती है जीभ। जीभ का कार्य क्या होता है? जो लार निकलती है, ठीक है, क्या निकलती है? लार। ये आप ऊपर देख रहे हो यहाँ, और यहाँ पीले पीले रंग की, ये कुछ जो है लार ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ।
लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं? जिनके द्वारा लार निकलती है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ से जब लार निकलती है तो वो लार को जो है जीभ क्या करती है? भोजन में मिलाने का कार्य करती है, ठीक है। और जब भोजन जो है लसलसा हो जाता है, अच्छी तरह से मिल जाता है लार उसमें भोजन में, तो भोजन कैसा हो जाता है? लसलसा हो जाता है। और उसके बाद भोजन ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली के बाद भोजन जो है ग्रसिका से होता हुआ, किससे होता हुआ? ग्रसिका से होता हुआ कहाँ चला जाता है? आमाशय में पहुँच जाता है, ठीक है। तो मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है पहले, ठीक है। इससे पहले क्या किसमें आता है? ग्रसनी में जाता है। इन्होंने इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम लिख लेते हैं। इसके बाद मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में। तो अब हम जानते हैं किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। तो जो ग्रसनी होती है वो मुख के बाद का हिस्सा होती है, ठीक है। मुख के बाद जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। और ग्रसनी की लंबाई लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। कितने? 12 से 14 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि आप देख रहे हो ऊपर क्या होती है? नाक, ठीक है। और नीचे मुख होता है। तो उसका जो मार्ग होता है, ये जो ग्रसनी होती है वो इसके मार्ग को क्या करती है? अलग अलग करती है, ठीक है। क्या करती है? इनके मार्ग को क्या है? अलग अलग करती है। यहाँ से जब भोजन आता है तो वो ग्रसनी से होता हुआ और ग्रास नली से होता हुआ किस में पहुँच जाता है? आमाशय में पहुँच जाता है। और इसी के ठीक पास में क्या होता है? नासा मार्ग होता है, यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं। तो इसको अलग करने का कार्य क्या करती है? ग्रसनी ही करती है। और ग्रसनी जो होती है वो कीप के आकार की होती है, ठीक है। किसके आकार की होती है? कीप के आकार की होती है। कीप तो आपने देखी होगी, इस तरह की होती है, इस तरह की होती है कीप, ठीक है। तो ये इस तरह की होती है कीप की तरह। तो आगे देखते हैं। ग्रसनी में अंदर की ओर क्या होता है? एक बड़ा छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? निगल द्वार कहते हैं। चलिए फिर से बना लेते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए अलग बना लेते हैं फिर, ठीक है। केवल आपको समझाने के लिए ये, ठीक है, अच्छे से समझना। ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमने जो है मुख का बना दिया है। ये जो हिस्सा है ये मुख का है, ठीक है। यहाँ जो भोजन खाते हैं उसके बाद ये जो बड़ा वाला छिद्र होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? निगल द्वार कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन कहाँ जाता है? ग्रसिका या ग्रासनली से होता हुआ आमाशय में पहुँचता है। तो इसके बाद जो यहाँ जो एक छिद्र है ये वाला, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है। अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आप जो है लिखने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये जो छेद है यहाँ पर आपने देखा होगा एक इस तरह की आकृति जो है लटकी रहती है आपके मुख में, एक पत्ती की तरह संरचना होती है इस तरह से, जो कि लटकी रहती है। अगर आप किसी के मुख में झांक के देखोगे तो ये नज़र आ जाएगा सामने ही, ठीक है, बीच में ही होता है बिल्कुल। ये क्या करता है? इसके ठीक पीछे जो होता है एक छिद्र होता है ये वाला, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? घाटी द्वार कहते हैं। और इस घाटी द्वार को
ये क्या करता है, जब हम भोजन निगलते हैं तो ये जो है बंद हो जाता है, ठीक है। बंद हो जाने का मतलब क्या है, ये इसलिए बंद हो जाता है ताकि भोजन जो है इसमें ना जाए, और इसमें जब चला जाएगा तो किस में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, और बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी जब खाना खाते हैं तो किसी किसी के लिए जो है बहुत तेज़ की जो है खांसी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होने लगती है उसके लिए। तो क्या होता है, भोजन का कुछ टुकड़ा जो है इसी में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भोजन खाते समय बोलना नहीं चाहिए, और यदि बोलना ज़रूरी होता है तो भोजन को पहले अच्छे से निगल लें, उसके बाद कोई भी बात कहें, ठीक है। वरना भोजन के समय जो है बोलना नहीं चाहिए। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो जो छोटी सी आकृति जो हमने बताई थी अभी इस तरह की, उसे हम क्या बोलते हैं, घाटी ढापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाटी ढापन, ठीक है। घाटी ढापना है, घाटी को ढाकने वाला, ठीक है। आगे तो इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, इसके बाद भोजन चला जाता है ग्रसिका में, ठीक है। इन्होंने जो है ग्रसनी के बारे में बताया नहीं था, इसमें दिया भी नहीं था, तो चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं ग्रसिका। तो ये जो आपको दिख रही है ये वाली लंबी नली, ये क्या होती है, ग्रसिका होती है, और इसकी लंबाई लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। 23 से 27 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ग्रसिका की लंबाई जो है, इसे जो है ग्रास नली भी कहते हैं, ठीक है। ग्रसिका को जो क्या बोलते हैं, ग्रास नली भी बोलते हैं, ठीक है। ये नोट करते जाना आप। तो ग्रसिका को जो ग्रास नली बोलते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। और ग्रसनी जो है नेगल द्वार और निगलता द्वारा आहार नाल के दूसरे भाग में खुलती है, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनली में ही खुलती है, ठीक है। ग्रसनी ग्रसनी जो किस में खुलती है, ग्रसनली में खुलती है, हम कहते हैं ग्रसिका में खुलती है। एक खास बात यह है कि इसकी ये जो नली होती है, इसकी जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ये जो इसकी होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है। इस तरह की जो नली होती है वो इस टाइप की होती है कुछ कुछ, ठीक है। अगर आप अपनी गर्दन को छूकर देखोगे तो वहाँ इस तरह की संरचना नज़र आएगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये ग्रसिका होती है, समझ गए। ये क्या होती है, ग्रसिका होती है इस तरह की। और एक खास बात यह कि इसकी दीवारों में जो है कोई भी पाचक ग्रंथियाँ नहीं होती हैं जिससे कि भोजन का पाचन हो, लेकिन इसमें जो है श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। श्लेष्म क्या होता है, श्लेष्म एक चिकना पदार्थ होता है, ठीक है। श्लेष्म क्या होता है, एक चिकना पदार्थ होता है, और इसमें जो है चिकने पदार्थ जो है उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से भोजन जो है आराम से इसमें फिसलता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में पहुँच जाता है, ठीक है। और इसके बाद भोजन का जो पाचन होता है वो किस में होता है, आमाशय में होता है। तो चलिए अब हम आमाशय के बारे में देखते हैं। तो आमाशय की संरचना होती है वो किस तरह से होती है, इस तरह की होती है, जे आकार की, ठीक है। पहली बात तो देखिए, ये जे आकार की संरचना होती है, ठीक है। ये आमाशय है। तो आमाशय की संरचना किस तरह की होती है, जे आकार की होती है। और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, और लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। इसमें जो है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और जिनसे जठर रस प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सा निकलता है इससे, जठर रस, ठीक है। तो ये पूछा जाता है बहुत कि जठर रस कहाँ से निकलता है, तो जठर रस कहाँ से निकलता है, आमाशय से, ठीक है। और जठर रस में ये जो आमाशय होता है, आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं उनकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ होती है, ठीक है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आमाशय में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे जठर रस निकलता है, 3.5 करोड़ ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है।
तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसकी आमाशय की दीवार में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं? 3.5 करोड़, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए कि जठर रस में जो है, जठर रस में जो है वो HCl होता है, ठीक है। और HCl तो आप जानते ही हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो HCl अम्ल के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आप जानते, कभी कभी आपने देखा होगा खट्टी डकारों का आना या जी मिचलाना, तो वो इसका कारण क्या होता है? HCl अम्ल की जो है अधिक मात्रा हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर जो है अम्लता उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम, अम्लता का मतलब क्या होता है? वही एसिडिटी, ठीक है। आपने सुना होगा एसिडिटी के बारे में। तो अम्लता किसी कारण उत्पन्न होती है? वही HCl अम्ल के कारण होती है, ठीक है। और HCl अम्ल किस में पाया जाता है? जठर रस में, ठीक है। और तो जठर रस में एक तो HCl अम्ल होता है और पेप्सिन होता है और लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं, ठीक है। इस तो आमाशय में जो भोजन जो होता है वो कुछ समय के लिए ही एकत्रित रहता है, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। और आमाशय क्या करता है? उसे आंशिक रूप से तोड़कर, या हम कहते हैं पीसने का कार्य करता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये इसमें तो कोई दांत भी नहीं होते हैं, तो फिर कैसे होता है ये? तो इसमें एक क्रमांकुचन नामक गति होती रहती है, ठीक है। कौन सी गति होती है? क्रमांकुचन नामक गति होती है, जिसकी वजह से इसमें भोजन जो है लुगदी के रूप में बदल जाता है, ठीक है। लुगदी के रूप में बदल जाता है और इसके बाद भोजन चला जाता है छोटी आंत में, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपको जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो छोटी आंत होती है और इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है। हमने पहले ही बताया आपको। और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है बहुत ही अधिक होती है, आप 6 से 7 मीटर, ठीक है, हमने पहले ही बताया था। और ये जो है पेट में कुंडली के रूप में पड़ी रहती है, ठीक है। और इसमें जो है बहुत ही अधिक मात्रा में रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर मतलब जिससे कि भोजन का अवशोषण हो सके, पाचक रसों का अवशोषण हो सके। अधिकतर भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। तो छोटी आंत के जो शुरुआती भाग में तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल और वसा का जो है पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और इसके अंतिम भाग में जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या होता है? अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। अंतिम भाग में क्या कर लिया जाता है? जो पोषक तत्व निकले हैं भोजन में उनका अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जुड़ाव देखिए, यहाँ से जो है बड़ी आंत में हो जाता है। यहाँ पे जो कट करके दिखाई गई है, तो इसके बाद भोजन जो है किस में चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत जो होता है वो आहार नाल का अंतिम भाग होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है। कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर तक होती है। और इसकी चौड़ाई जो है अधिक होती है छोटी आंत से, ठीक है। कितनी होती है? 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.7 सेंटीमीटर होती है। और उसकी लंबाई कितनी थी? 2.5 सेंटीमीटर। तो इससे जो है काफ़ी अधिक होती है। इसमें क्या होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है, ठीक है, उसमें से जो है जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो जल बचता है उसमें, वो उसका अवशोषण किसके द्वारा होता है? बड़ी आंत के द्वारा होता है, ठीक है। और जो भोजन अपचित होता है, अपचित का मतलब जो भोजन पच नहीं सका, इसीलिए कहते हैं हमें जो है सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, जिससे कि भोजन जो है पच जाए। तो जो भोजन नहीं पच पाता है उसे जो है वो जो है मलाशय में पहुंचता है। और मलाशय में जो है ये भी एक जो है, इसे हम कहें, ये वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है, या मलनाल हाँ, गुदानाल कहलाता है, ठीक है। इसे हम गुदानाल कहते हैं या मलाशय कहते हैं।
तो इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, मलाशय में पहुँच जाता है। और इसमें भी इसका भी क्या काम होता है, अगर भोजन ये जो अपचित भोजन होता है उसमें जो है पानी की मात्रा रह गई है, जल की मात्रा रह गई है, उसका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। और इसकी लंबाई, मलाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। इसकी भित्ति, भित्ति मतलब इसकी दीवार बहुत ही पतली होती है। और जो मलाशय होता है वो शरीर के बाहर एक वृत्ताकार गुदा या मलद्वार द्वारा शरीर से क्या करता है, बाहर खुलता है, ठीक है। जिसके द्वारा अपचित भोजन जो होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये तो था आपका पाचन तंत्र, जिसके बारे में आज हमने पढ़ाया। और नोट्स आप जो हमने समझाया बस आपको वही लिखना है, जो हम अंग डब बताए थे कि मुख के बारे में क्या लिखना है, आमाशय के बारे में क्या लिखना है, जो हमने बोला आप वही नोट कर लें, ठीक है। और यहाँ ये जो है इसके बारे में जो बताया था, यहाँ कुछ सही तरह से उन्होंने नहीं लिखा, इसलिए हमने नहीं समझाया यहाँ से। तो जो हमने बोला आप वो जो है नोट कर लें, ठीक है। ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, हम जो भोजन को खाता है, ठीक है, भोजन अपने मुख में ले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद भोजन का पाचन होता है, मैं भोजन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जिससे कि भोजन का जो है शरीर उपयोग कर सके। अवशोषण मतलब जो पाचक रस है उनका अवशोषण होता है। और अवशोषित जो पाचक रस अवशोषित कर लिए गए हैं उनका उपयोग कौन करता है, फिर कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं द्वारा उपयोग करने को क्या कहते हैं, हम स्वांगीकरण कहते हैं। और जो अपचित भोजन है वो शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, बही क्षेपण कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आप जो है मन लगा के पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।